हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का जो हम लोगों का ये लेक्चर है वो डेडिकेटेड है कार्नोट साइकिल के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल हम लोग जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जानते हैं, कार्नोट साइकिल। आज का हमारा लेक्चर होगा कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या था, हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि एनर्जी कंजर्व है, वो उसको नाइदर एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही तो कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उसे बनाया जा सकता है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो अगर देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, देखो डी ई मैथमेटिकल डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। हमारे पहले के लेक्चर में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, हम सिस्टम की एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब हमारे सिस्टम के लिए दी गई हीट क्या करेगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इन प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंप्लीट हीट को वर्क में ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। क्या है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम कंप्लीट हीट को वर्क में ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं क्या, तो इसके लिए कार्नोट ने एक साइकिल दिया, उन्होंने कहा कि कैसे मैक्सिमम हीट को वर्क में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम लोग जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ बात की थी किस चीज़ की, हम लोगों ने कहा था जो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बाय सिस्टम होता है वो मैक्सिमम होता है। तो कार्नोट ने एक ऐसा साइकिल दिया, उन्होंने कुछ ऐसे एक साइकिल में कुछ ऐसे स्टेप्स दिए, वो कैसे दिए, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में दिए, और उन्होंने उससे मैक्सिमम वर्क गेन करने के लिए एक साइकिल बनाया। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कार्नोट साइकिल में कार्नोट ने कौन कौन से प्रोसेस थे। फर्स्ट वन, उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम हमारे सिस्टम में आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा दें। क्या करा दें, सिस्टम में आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा दें। सेकंड उन्होंने कहा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद हम सिस्टम में एडिएप्टिक एक्सपेंशन करा दें। क्या करा दें, एडिएप्टिक एक्सपेंशन करा दें, एडिएप्टिक एक्सपेंशन करा दें, एडिएप्टिक एक्सपेंशन। फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड क्या बात करते हैं, फिर हम लोग कहते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करा दें। हम क्या करा दें, हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करा दें, आइसोथर्मल कंप्रेशन करा दें। आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद फोर्थ हम लोग बात करते हैं क्या, कि हम बात करते हैं एडिएप्टिक कंप्रेशन करा दें, एडिएप्टिक कंप्रेशन करा दें, एडिएप्टिक कंप्रेशन करा दें। क्या चीज़, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंड किया सिस्टम, आइसोथर्मल एक्सपेंड करने के बाद एडिएप्टिक एक्सपेंड किया, एडिएप्टिक एक्सपेंड करने के बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, और इसके बाद एडिएप्टिक कंप्रेशन हुआ, और हमारा सिस्टम वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। ठीक, तो हम इस जो प्रोसेस को, इन सारी प्रोसेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं P वर्सेस V के साथ। क्या करते हैं, P वर्सेस V के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पहला प्रोसेस क्या था, हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर दे रहे हैं कि हमारा सिस्टम इनिशियली इस P1 V1 स्टेट पे था। इस इनिशियल स्टेट क्या है, उसका प्रेशर P1 है, V1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे इस सिस्टम की इनिशियल स्टेट प्रेशर क्या है, P1, और सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, सिस्टम का वॉल्यूम है V1। तो हमारा सिस्टम आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा। जब ये आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा तो पीवी आइसोथर्म कैसे, ये हमारा सिस्टम कहीं पर ए इसकी एक इनिशियल स्टेट थी, ए से वी स्टेट पर आ गया, और ये कहाँ पे आ गया, ये P2 और V2 पे आ गया।
क्लियर है? तो हमारा सिस्टम आइसोथर्मली एक्सपेंड होके ए से बी पॉइंट पर आ गया। ये क्या है? आइसोथर्म। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कहते हैं, मैंने हमेशा से बोला है कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वी, है ना। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनता है किसका? टेम्परेचर का। क्या अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टी। क्लियर है? तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका बनेगा? टेम्परेचर का। अभी आते हैं, तो अभी हमने क्या कहा? हमारा सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन बाय सिस्टम होगा। इस ए टू वी के लिए क्या होगा? ए टू वी क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम। क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो क्या होगा? इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तब क्या होगा? तब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी तब क्या होगा? तब सिस्टम का, क्योंकि देखो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं रहा क्योंकि ये टेम्परेचर कम हो गया। तो अब ये सिस्टम इस प्रोसेस को आइसोथर्मल करने के लिए क्या करेगा? ये सराउंडिंग से इसमें इसकी वो रखी है, हमने रख दी थी। हाँ इसमें ये रख दी आपकी। हाँ, कोई आपने लगा दी। वही रख दीजिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो ये क्या है? तो ये क्या करेगा? सराउंडिंग से सिस्टम हीट लेगा। तो हमने माना कि इसने Q1 हीट ले लिया। अब इस Q1 हीट लेने से सिस्टम क्या हो जाएगा? Q1 हीट लेने से सिस्टम आइसोथर्मल ये प्रोसेस में हो जाएगा। क्लियर? और हमने क्या माना? इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 है। इस प्रोसेस का टेम्परेचर पूरे A टू B थ्रू आउट प्रोसेस में क्या रहा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। क्लियर? अभी क्या है? अब सेकंड क्या किया गया? सेकंड एडिएप्टिक कंप्रेशन एक्सपेंशन किया गया। तो पहले क्या हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क और हीट देख लें। ठीक है, तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने इसको बताया कि ये W1 वर्क है। तो एक्चुअली हमें फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के लिए क्या पता? DE इज इक्वल टू DQ प्लस DW। ठीक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, तो क्या होगा? W इज इक्वल टू माइनस क्यू या Q इज इक्वल टू माइनस W। हम जितनी हीट देंगे सिस्टम उतने पर वर्क करेगा। अभी देखें तो हम W1 की बात करेंगे। W1 A टू B इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? माइनस nRT। T कितना है? T1 ln और क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इट्स B2 अपॉन B1। टेम्परेचर T1, तो W1 इज इक्वल टू माइनस nRT1 ln V2 अपॉन V1। और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिस्टम में Q1 हीट ली है तो Q1 हीट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस W1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद एडिएप्टिक एक्सपेंशन होगा। अब देखो सिस्टम एक्सपेंड करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। सिस्टम कैसा है? सिस्टम आइसोलेटेड है इस टाइम B टू C जाने में, तो क्या हो जाएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो अब ये कर्व कैसे जाएगा? अब ये इस लाइन पर न रह के, इस आइसोथर्मल लाइन पर न रह के क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा तो वो यहाँ कहीं नीचे जाएगा। तो ये क्या है? तो हमारा सिस्टम C पॉइंट पर चला गया जहाँ पर ये P3 और V3 है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा V2 है और ये रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रेशर है, ये P2। और इसके बाद हम बात करें तो ये हमारे लिए कौन सा वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है V3। और इस प्रेशर की बात करें तो ये प्रेशर है P3। क्लियर? तो सेकंड प्रोसेस कैसा है? सेकंड प्रोसेस एडिएप्टिक एक्सपेंशन है। एडिएप्टिक एक्सपेंशन के लिए क्या होता है? अगर हम एडिएप्टिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं
देखो अगर हम एडिएप्टिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये एडिएप्टिक एक्सपेंशन है, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, और सराउंडिंग टू सिस्टम कैसा है? रुका हुआ है, यहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तब क्या होगा? डी क्यू विल बी जीरो, तब क्या हो जाएगा? डी ई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? डी ई क्या होता है? डी ई होता है सी वी टी टू माइनस टी वन, ये डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, है ना? डी इज इक्वल टू क्या होता है? देखो याद होगा, डी इज इक्वल टू डी, सी वी इज इक्वल टू क्या होता है? सी वी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी। डी ई क्या होगा? ये होगा सी वी डी टी। इंटीग्रेट करने पर अगर उस टेम्परेचर रेंज में अगर सी वी कॉन्स्टेंट है T1 T2 में, तो ये क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी वी इज इक्वल टू सी वी T2 माइनस T1 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अब T2 माइनस T1, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर और T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर। तो अब हम एडिएप्टिक एक्सपेंशन के लिए लिखेंगे, ये क्या सेकंड प्रोसेस है, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी वी T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा? दिस इज सी वी T2 माइनस T1। क्लियर है? अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आइसोथर्मल कंप्रेशन पर आ जाते हैं। सेम वही चीज जो अब तक हम लोग डिस्कस करते आए हुए हैं, क्या कि अगर सिस्टम कंप्रेस होगा, सिस्टम क्या होगा? अब कंप्रेस करना है, आइसोथर्मल होना है, तो ये आइसोथर्मल कैसा है? इस तरह से हम आइसोथर्म दिखा देते हैं। तो हमारा सिस्टम अब कहाँ पे आ गया? इस डी पॉइंट पर आ गया। और यहाँ पर क्या है इसका? ये देखो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे B4 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये P4 है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की अगर बात करें, तो वही चीज। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है? डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना। और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, पहली चीज अभी हम देखते हैं C2D, इसको क्या करना है? आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, तो क्या होगा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं रहेगा। अब टेम्परेचर को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए क्या होगा? हमारा सिस्टम है वो Q2 हीट क्या होगा? वो Q2 हीट, ठीक, ये Q2 हीट को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब जब इसने Q2 हीट बाहर निकाल दी, अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए हम बात करें, W3 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस nRT। T टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है T2, और ये क्या हो जाएगा? Ln। फाइनल वॉल्यूम क्या है? V4, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसी के लिए Q2 की अगर हम बात करें, तो ये Q2 क्या हो जाएगा? देखो D इज इक्वल टू 0, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nRT2 माइनस में जाएगा Ln V4 अपॉन V3। क्लियर है? तो ये चीज हो जाएगी। अब फोर्थ प्रोसेस पे आते हैं। फोर्थ क्या है? एडिएप्टिक कंप्रेशन, और ये क्या कर रहा है? एडिएप्टिकली कंप्रेस होके अपनी इनिशियल स्टेट में चला जा रहा है। तो ये देखो, ये हमारा सिस्टम अब वापस से यहाँ पे आ गया। ये देखो, ये क्या है? ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद क्या है? ये है एडिएप्टिक कंप्रेशन, एक्सपेंशन। ये क्या है? ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या है? कंप्रेशन। और इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, तो ये है एडिएप्टिक कंप्रेशन। क्या है? एडिएप्टिक कंप्रेशन। अब देखो, अब फोर्थ प्रोसेस में वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा? देखो, एडिएप्टिक कंप्रेशन है, वही एडिएप्टिक प्रोसेस है। डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 0, डी ई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू,
है ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर उल्टा है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना T1, इनिशियल क्या था T2, तो हम इसके लिए लिखेंगे W4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W4 हो जाएगा CV फाइनल टेम्परेचर T1 इनिशियल स्टेट पर जा रहा है, और इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर कितना है T2, तो ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। क्लियर है। तो ये देखो, ये हमारा कार्नोट साइकिल था जिसमें 4 प्रोसेस थे। फर्स्ट वन था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडिएप्टिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और जहां पर सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी, और फोर्थ वन था एडिएप्टिक कंप्रेशन। तो हमारा सिस्टम वापस से इनिशियल स्टेट पर आ गया। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने 4 स्टेप में टोटल वर्क किया, और हमारे सिस्टम ने Q1 हीट ली और Q2 हीट सराउंडिंग को दी। ये हमारे सिस्टम का अब तक का वो निकल के आया कि सिस्टम ने कैसे काम किया। अब आते हैं, अब हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमारा सिस्टम मैक्सिमम वर्क करे, दी गई हीट से मैक्सिमम वर्क करे। ठीक है। तो देखो ये सिस्टम, अगर हम इस कार्नोट साइकिल की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंजन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ये देखो, ये क्या है, ये इंजन। ठीक है। इंजन के साथ क्या कोई सोर्स लगा है, क्या लगा है, उसके करस्पॉन्डिंग आते हैं सोर्स लगा है, जो क्या है, जो T1 टेम्परेचर पर है, और ये क्या है, इसके साथ कोई सिंक है, जो क्या है, जो क्या है, सराउंडिंग T2 टेम्परेचर पर है। ठीक है। ये यहाँ से Q1 हीट लेता है, यहाँ पर Q2 हीट देता है, और साथ में कंडीशन है T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड Q2 इज ग्रेटर देन Q1। और ये क्या कर रहा है, ये हमारा इंजन वर्क कर रहा है किसके बराबर, Q1 माइनस Q2 के बराबर। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं ऐसे साइकिल, ऐसे इंजन की इफिशियंसी की। हम किसकी बात करते हैं, इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी इसकी क्या है, टोटल वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू W, और क्या है, कितनी हीट सिस्टम ने इनहेल की थी वर्क करने के लिए, वो कितनी है, वो है Q1। तो हम ये निकालेंगे, और अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो ये हमारे लिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर हम ऐसे इंजन की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। इज इट क्लियर। ये एफिशिएंसी है, अब हम इससे निकालते हैं कि हमारे सिस्टम ने कितना वर्क किया। ये क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम इन कार्नोट साइकिल, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है। अब देखते हैं ये देखो, वर्क आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या लिखा, W इज इक्वल टू माइनस nRT1 ln V2 अपॉन V1। तो ये माइनस साइन बता रहा है कि वर्क डन बाय सिस्टम, तो हम लोग वर्क डन बाय सिस्टम ले रहे हैं, तो ये क्या, माइनस साइन हटा के टोटल वर्क हम लोग लिखेंगे क्या, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है। तो ऑलरेडी क्या है, इसमें माइनस साइन आ गया ना, वर्क डन बाय सिस्टम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, W1 क्या था, nRT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस W2 क्या है, CV T2 माइनस T1 प्लस W3 क्या है, ये T1 है, W3 क्या है, nRT2 ln क्या है, V4 अपॉन V3 प्लस W4 क्या था, एडिएप्टिक कंप्रेशन, CV फाइनल टेम्परेचर कितना, T1 माइनस T2। ये है। ठीक है। ये है हमारे लिए क्या, वर्क डन बाय सिस्टम। देखो ये नेगेटिव साइन के साथ था, माइनस nRT1 ln V2 अपॉन V1, तो ये वर्क डन बाय सिस्टम ऑलरेडी हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहां पे आ जाओ। ठीक है। इधर आ जाते हैं, तो ये माइनस में था, इसको
तो इसको भी हम लोगों ने प्लस में ले लिया क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम लिख रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, अब अगर हम बात करें, देखो CV T2 माइनस T1, CV T1 माइनस T2, अगर हम इसको चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस CV T2 माइनस T1, ये इसके इक्विवेलेंट है ना। तब हम इसे क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क डन बाय सिस्टम कैंसिल हो जाएगा। तो ये वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम कितना हो गया, ये हो गया nRT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस nRT2 ln V4 अपॉन V3। अभी क्या करना है, अभी हमें देखो, अब हमें इफिशियंसी की बात करेंगे, डिवाइडेड बाई Q1। Q1 भी हमें पता है किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये V2 अपॉन V1 में। तो अब हमें ऐसा कोई रिलेशन निकालना है जो और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर दे V2 V1 और V4 V3 के बीच में। तो देखो हम लोग साइकिल पे आते हैं, तो देखो साइकिल पर यहाँ पे आके हमें क्या पता है, देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिलेशन की। देखो ये क्या है, ये एडिएप्टिक एक्सपेंशन है और ये एडिएप्टिक कंप्रेशन है। और एडिएप्टिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग ऑलरेडी, देखो हम लोग ऑलरेडी किसकी बात कर चुके थे, रिलेशन निकाल चुके थे, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ऐसा रिलेशन निकाला था हम लोगों ने। क्या करा था, ऐसा रिलेशन निकाला था। क्या, देखो मैं यहां पे निकालता हूं PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या था, रेशियो था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। ठीक, तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो देखो हमें रिलेशन किस में बनाना है, हमें रिलेशन बनाना है, देखो T1 T2 दोनों में कॉमन आएंगे। अगर हम T1 को V2 V3 के साथ कर दें, T1 T2 को V2 V3 के साथ, T1 T2 को V4 V3 के साथ, तो हम कहीं ना कहीं रिलेशन बना पाएंगे। तो हमें रिलेशन किसके साथ बनाना है, हमें रिलेशन बनाना है T और B के साथ। और हमें पता है क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT होता है। अगर 1 मोल है तो हमें क्या करना है, हमें किसके साथ बनाना है, V और T के साथ बनाना है। तो P को एलिमिनेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, RT अपॉन V। तो देखो R इज कांस्टेंट, ठीक है, तो R इस कांस्टेंट के साथ कर देंगे तो हम क्या, P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T अपॉन V गामा कांस्टेंट। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए रिलेशन क्या बनता है, TV की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट। ये हमारे लिए रिलेशन बनेगा। ये क्या है, ये रिलेशन है TV की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट। ठीक है, ये एडिएप्टिक प्रोसेस के लिए, एक इस प्रोसेस के लिए बनेगा, इसके लिए बनेगा। अगर हम इस प्रोसेस के लिए V2C के लिए बात करें, ये क्या है, V2C प्रोसेस, V2C के लिए बात करें, तो V2C के लिए क्या होगा, देखो V2C के लिए क्या होगा, यहां पे क्या है, T1, यहां पे देखो टेम्परेचर कितना है, यहां पे टेम्परेचर T1 और यहां पे टेम्परेचर कितना है, T2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 और V2 और ये हो जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, किसके बराबर, T2 V3। ये किसके बराबर होगा, ये होगा T2 V3 गामा माइनस 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1। क्लियर। सेम ऐसा ही रिलेशन हम किसके साथ बना सकते हैं, सेम ऐसा ही रिलेशन हम यहां पर भी बना सकते हैं। यहां पर हमें पता है P1 V1 के साथ टेम्परेचर T1 है और यहां पे इस पॉइंट पे क्या है, T2, ठीक है, और वॉल्यूम प्रेशर क्या है, V4 P4। बन जाएगा ना रिलेशन। तो रिलेशन क्या बनेगा, तो देखो यहीं पे रिलेशन बना के इसको भी लिख लेते हैं। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, देखो रिलेशन बनेगा T2 V4, यहां पे क्या बनेगा, D2A, क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, देखो T2 V4 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू फाइनल कितना है, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1। तो T2 अपॉन T1 ये किसके बराबर हो जाएगा, V1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1। देखो
T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो B2 अपॉन V3 गामा माइनस 1, ये गामा माइनस 1 ऑफ B1 B4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि V2 अपॉन V3 किसके बराबर है, V1 अपॉन V4 के। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसका मतलब क्या कि अगर हम बात करें V4 अपॉन V3 की, V4 अपॉन V3 की बात करें, V4 अपॉन V3 की बात करें, तो ये V1 अपॉन V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2। V4 अपॉन V3 विल बी V1 अपॉन V2। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पे। तो हमारे लिए वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम क्या था, nRT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस nRT2 T2 ln V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3 क्या था, ये किसके बराबर, V1 अपॉन V2 के, है ना, इसी की तो बराबर है। तो हमने इसको क्या कर दिया, V1 अपॉन V2। किसी को कोई प्रॉब्लम, इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं nRT1 ln V2 अपॉन V1। लॉग में है, माइनस बाहर करके nRT2 क्या लिख सकते हैं, ln V2 अपॉन V1। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये टोटल वर्क डन बाय सिस्टम आ गया, क्या आ गया, ये टोटल वर्क डन बाय सिस्टम हो गया nR ln V2 अपॉन V1 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतने टाइम्स W इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ये टोटल वर्क डन बाय सिस्टम है। ये क्या है, टोटल वर्क डन बाय सिस्टम इन कार्नोट साइकिल, इन कार्नोट साइकिल। हीट कितना लिया था सिस्टम ने, सिस्टम ने हीट कितनी ली थी, Q1 हीट कितनी ली थी सिस्टम ने, वर्क के बराबर लिया था। तो हम लोगों ने वहां पे ही लिखा था nRT1 ln V2 अपॉन V1 लिखा था ना। तो इफिशियंसी हीट ऑफ हीट इंजन की हमने बात की, तो इफिशियंसी क्या था, हीट इनहेल बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या, वर्क डन बाय सिस्टम, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू हीट इनहेल बाय द सिस्टम। तो ये क्या था, तो हम इफिशियंसी की बात करें अगर, तो इफिशियंसी की बात क्या करेंगे, वर्क, टोटल वर्क डन बाय सिस्टम, हीट इनहेल बाय द सिस्टम। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T1 माइनस T2, और ये क्या हो जाएगा nR ln V2 अपॉन V1, और ये अपॉन ये क्या हो जाएगा nRT1 ln V2 अपॉन V1। बोलो क्लियर है। तब अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा nR ln V2 ये, तो इफिशियंसी इज इक्वल T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, T1 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इफिशियंसी। और अब हमें पता है क्या, हमें पता है T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना, T1 इज ग्रेटर देन T2, हीट इंजन में देखा था ना। तो देखो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक, अभी हम क्या देखना क्या चाह रहे थे कार्नोट साइकिल से, कार्नोट साइकिल से हम लोगों ने क्या देखा कि हम इफिशियंसी की बात कर रहे थे। वो यहाँ पे इफिशियंसी जो कार्नोट इंजन में हमें मिली वो कितनी मिली, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, और वैसे हम लोग क्या कहते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। वर्क डन बाय सिस्टम कितना था, Q2 हीट उसने Q1 हीट ली, Q2 हीट दी, और ली कितनी, Q1। तो अगर वर्क डन बाय सिस्टम की अगर हम बात करें, वर्क डन बाय सिस्टम कितने के बराबर है, Q1 माइनस Q2 के बराबर। और इफिशियंसी की बात कर रहे थे, कितनी इनहेल की थी, वो कितनी थी, Q1। तो 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1।
है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा T2 अपॉन T1, किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 के। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1, लिख सकते हैं ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा, अगर मैं इसे Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता था, मैं इसमें प्लस साइन और इसके साथ माइनस लिख सकता था। Q1 इज हीट टेकन बाय द सिस्टम, Q2 हीट गिवन टू द Q2 हीट गिवन टू द सराउंडिंग बाय सिस्टम, है ना। तो समेसन ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल टू 0, समेसन ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी हम साइक्लिक सिस्टम करते हैं तो Q अपॉन T की बात करें हम, तो ये 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो कार्नोट साइकिल से हमें एक ऐसा स्टेट फंक्शन मिला, कार्नोट साइकिल से हमें एक ऐसा स्टेट फंक्शन मिला क्या जिसमें अगर हम बात करें एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये स्टेट फंक्शन को एंट्रोपी नाम दिया गया और इसे क्या कहा गया, ds dq रिवर्सिबल अपॉन t, क्या ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। तो ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जिसने काम नहीं किया। तो अगर हम इस तरह से हमने क्या किया, कार्नोट साइकिल में हम लोगों को टोटल वर्क निकाला, हीट निकाली, इफिशियंसी की बात की। तो अगर इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस होगा, देखो 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये निकल के आया Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1। तो अगर ऐसे ही समेसन करेंगे, समेसन एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ ना, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, समेसन 0 हो जाएगा। तो क्या है कि एक कार्नोट साइकिल को हमने जब सॉल्व किया, उसकी इफिशियंसी की बात की, तो हमें एक ऐसा स्टेट फंक्शन मिला, एक ऐसी स्टेट फंक्शन एनर्जी मिली जिसे हम लोगों ने एंट्रोपी नाम दिया, और वो किसके बराबर निकली, ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। ये एंट्रोपी है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी कैसे, अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एंट्रोपी कैसे फंक्शन बनेगा T V का, एंट्रोपी कैसे फंक्शन बनेगा T और P का, और एंट्रोपी के कैसे रिलेशन होंगे, एंट्रोपी हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू।